अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फकर में खुश आमदीद। इमरान खान साहब के लिए एक और चैलेंज। बल्दियाती इंतखाबात वो केपी में हार गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उनके सर के ऊपर नाहली के लिए लटकती हुई तलवार है, अब उसके वार का वक्त आ गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग केस यानी ममनुआ फंडिंग केस जो PTI के ऊपर गुज़िश्ता 8 साल से ज़ेर इल्तवा है, अब हतमी मरहले में दाखिल हो गया, क्योंकि सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से जो रिपोर्ट थी उसको तैयार करके इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस पर ऑलरेडी 2 इजलास मुनक्कद कर लिए, जिसके अंदर उन्होंने सिक्योरिटी कमेटी की जो रिपोर्ट है उसका इन कैमरा जायज़ा लिया। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर इस अहम तरीन मुकदमे की जो समाअत है उसको 27 दिसंबर बरोज़ पीर सुबह 10 बजे के लिए फ़िक्स कर दिया है। और इस इजलास के अंदर इलेक्शन कमीशन ये जो स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, ये दोनों फरीकैन यानी अकबर एस बाबर साहब और PTI के जो वकला हैं उनमें तकसीम करेंगे। और ये जो इजलास है इन कैमरा नहीं होगा। ये जो इजलास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वजह से कि जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा हालात के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई भी फैसला जो है वो PTI की अब जो हालत है उसको मज़ीद ख़राब करने की तरफ एक अहम कदम या एक रास्ता तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि वाज़े एविडेंस इस हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर मौजूद हैं कि PTI ने ममनुआ फंडिंग ना सिर्फ हासिल की बल्कि उसका रिकॉर्ड भी प्रॉपरली इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया, जो इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी है। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे इंकशाफात किए गए, वो तमाम इंकशाफात भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं फवाद चौधरी साहब की और आज़म स्वाति साहब की, क्योंकि इनका मामला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर पेंडिंग था। मामला यह था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हुकूमत ने कोशिश कर रही है इंतखाबात को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए कराने की, उसके ऊपर अपनी जो रिजेंटमेंट है वो जाहिर की थी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे और एक तफसीली रिपोर्ट तकरीबन 56 सफ़हात पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट थी वो पेश की थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बज़रिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ उसके ज़रिए। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई और ये रिपोर्ट पेश हुई तो ये रिपोर्ट मीडिया पर भी लीक हो गई और मीडिया ने इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट थी अब उसको शाया भी किया और अहम नकात को उजागर भी किया, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की तमाम तर खामियाँ और ख़राबियाँ थी उसको आश्कार किया गया कि जनाब इसके अंदर अगर LFE डाल दी जाए तो ये वोट खुद ब खुद निकलते जाएंगे। इसका जो कोड है अगर बदल दिया जाए तो अब जिस मर्जी बटन को दबाएंगे अब वोट वही निकलेगा जो उसके अंदर कोड फिक्स किया गया था। मसलन अगर आपने बल्ले का कोड फिक्स कर दिया है तो आप वोट बेशक तीर को डालें, बेशक शेर को डालें, बेशक क्रेन को डालें, वोट वो जो है बल्ले का ही काउंट होगा। इस किस्म की खासी बातें जो इलेक्शन कमीशन ने बताई थी और इसके साथ साथ उनको एक 37 नकात की चेक लिस्ट भी दी थी कि जनाब आपने अब जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स अगर आप बनाएंगे तो कम से कम उसके अंदर ये 37 पॉइंट्स शामिल होने चाहिए। जब ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई तो वफाकी काबीना के इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने और आज़म स्वाति साहब ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर शदीद तरीन तनकीद की और यहाँ तक कह दिया कि ये अपोजिशन के आलाकार बनकर हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसके बाद उन्होंने मुतालबा किया चीफ इलेक्शन कमीशन से कि जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब से कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें और ये जगह किसी नेक और ईमानदार शख्स के लिए खाली कर दी जाए। और उस सारे वाक़यात के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसका सख्त नोटिस लिया और उनको नोटिस जारी कर दिए फवाद चौधरी साहब को और आज़म स्वाति साहब को। और इसके जवाब में ये दोनों शख्सियात ने माफ़ीनामे पेश किए और फवाद चौधरी साहब ने वहाँ पर बड़ा दिलचस्प मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनका ये कहना था कि जनाब मेरी तो कोई राय नहीं, मैं तो जनाब हुकूमत का भुम्पू हूँ, हुकूमत का माउथ पीस हूँ, जो वो कहती है काबीना में आके मीडिया पर बोल देता हूँ, उसके अंदर मेरी अपनी ज़ाती राय शामिल नहीं होती। और अगर मेरी किसी राय से, मेरी किसी बात से इलेक्शन कमीशन की कोई तौहीन का पहलू निकलता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का पहलू निकलता है तो मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ। और यही रवैया इख्तियार किया। आज़म स्वाति साहब ने भी इस सारी सूरत हाल पर माफ़ी मांग ली, जिसके बाद जो माफ़ीनामे थे वो बाज़ाब्ता तौर पर पेश कर दिए गए और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों को वार्निंग जारी करते हुए जो उनके शोकॉज नोटिस हैं उनको निपटा दिया और उनकी माफ़ी को कबूल कर लिया। अब अगरचे उनकी माफ़ी कबूल की जा चुकी है लेकिन इसके बावजूद भी जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर PTI की तरफ से जो इस वक्त तनकीद है उसका अमल मुसलसल जारी है। और जैसे ही अब ये नया काम खुलेगा जो 27 दिसंबर वाला मैंने आपको बताया कि फॉरेन फंडिंग केस यानी ममनुआ फंडिंग केस की दोबारा समाअत शुरू होगी तो एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ तोपों का रुख चला जाएगा। अब ये वाला जो मामला है ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग, पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मामला होता क्या है। अब आईने पाकिस्तान के तहत
जो सियासी जमातें हैं वो फ़ंड रेजिंग कर सकती हैं। उनको इस बात की इजाज़त है कि जनाब वो फ़ंड रेजिंग करें, लेकिन मुल्क के अंदर या पाकिस्तान से बाहर मौजूद अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं और वो किसी पार्टी को चंदा देना चाहें तो उनके लिए इजाज़त है, लेकिन उनके लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि जनाब फ़लाँ बंदे ने जो उसका जो नाइकॉप है वो ये है, उसने इतने पैसे इस चेक नंबर के ज़रिए इस अकाउंट के अंदर भेजे। इस किस्म की तमाम डिटेल्स भिजवाना पड़ती हैं और उन तमाम शख्सियात, उन तमाम अफराद, उन तमाम ममालिक जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते, यानी कोई अगर इंडियन है या कोई अमेरिकन है या कोई स्कॉटिश है या कोई ब्रिटिश है नेशनल, वो पाकिस्तान के सियासी अमल के अंदर किसी भी तरीके से फंडिंग नहीं कर सकते, और अगर वो फंडिंग करेंगे तो वो ममनूआ फंडिंग होगी। अब ये मामला हाईलाइट किया जो पीटीआई के जो बानी रुकन हैं अकबर एस बाबर साहब, वो ये मामला लेके गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कि पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर ऐसी ज़राए से फंडिंग आ रही है जो ममनूआ ज़राए हैं, लिहाजा इस फंडिंग का ना सिर्फ ऑडिट किया जाए बल्कि पीटीआई को बतौर जमात फंक्शन करने से रोका जाए, क्योंकि अगर ये ममनूआ फंडिंग साबित हो जाती है तो पीटीआई की ना सिर्फ वो तमाम पैसे जो वहाँ से आए थे फॉरेन फंडिंग के ज़रिए वो जब्त हो जाएंगे, बल्कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी भी लग सकती है इस फैसले के नतीजे में। और वो जो तमाम अरकान पीटीआई के टिकट के ऊपर मुंतखब हुए, चाहे वो सेनेटर्स हैं, चाहे वो एमएनएज़ हैं, चाहे वो एमपीएज़ हैं, उनकी जो इलेक्शंस के ऊपर उनका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था बतौर एमएनए, एमपीए या सेनेटर पीटीआई, वो ख़त्म हो जाएगा और उनकी जो हैसियत है वो ऑलमोस्ट एक आज़ाद रुकन की हो जाएगी। और उसके बाद वो अपनी पार्लिमानी पार्टी तश्कील दे सकते हैं या जिस भी पार्टी में शामिल होना चाहें वो अपना तशख़्ख़ुस अलग से बना सकते हैं। अब ये मामला चला तकरीबन 8 साल, और 4 साल तो ये मामला वैसे ही चलता रहा और इसी दौरान जो इलेक्शन कमीशन थे उस वक्त के अरकान, उन्होंने एक स्क्रूटनी कमेटी बना दी कि जनाब इस सारे मामलात का चूँकि ये सारे के सारे मामलात फाइनेंशियल लिंक्स हैं इसके, तो इसके लिए जो सरकर्दा ऑडिट कंपनीज़ हैं उनके नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जाए जो इस सारे मामलात का जायज़ा ले और इलेक्शन कमीशन उसकी सरपरस्ती करेगा। स्क्रूटनी कमेटी बनी और स्क्रूटनी कमेटी ने तकरीबन 3.5 साल तक पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं उनका जायज़ा लिया और ऑडिट फर्म से बाज़ाब्ता तौर पर जो उसमें थी, मेरे ख्याल से शायद फर्गूसन कंपनी थी, उससे रहनुमाई भी ली और उनको ये जो रिपोर्ट्स थी वो सबमिट भी की। और इसी दौरान जो पीटीआई ही का दौरे हुकूमत था तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को स्क्रूटनी कमेटी ने लिखा कि पीटीआई से मुंसलिक जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स बताएं। पीटीआई ने जो अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जमा कराए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उसके अंदर तकरीबन 7 अकाउंट्स बताए गए थे, लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने तकरीबन 23 और ऐसे अकाउंट्स का सुराग लगाया जो पीटीआई के ही अकाउंट्स थे लेकिन वो शो नहीं किए गए थे। अब ये जो स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है इसके अंदर अहम इंकशाफात हुए हैं और अहम इंकशाफात ये है कि जो पीटीआई के जो ऑफिस बेयरर्स थे, चाहे वो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं या ऑफिस के अंदर जो एहलकार है, चाहे वो असिस्टेंट है, क्लर्क है, माली है, चपड़ासी है, इनके अकाउंट्स के अंदर ना सिर्फ जो डॉलर्स आए बल्कि लाखों की तादाद के अंदर ये डॉलर्स आए और इनका किसी जगह पर कोई हिसाब किताब ऑफिशियल अकाउंट्स बुक्स के अंदर इनकी किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं की गई। और इस बात का इतराफ़ इन तमाम अफराद ने भी स्क्रूटनी कमेटी के सामने किया कि जनाब हमारे अकाउंट में पैसे आए, लेकिन ये पैसे कैसे आए और उसके बाद ये कहाँ से निकले गए हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। दूसरा अहम इंकशाफ इस रिपोर्ट में हुआ और वो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ इशारा करता है, क्योंकि एक हमारे पास यहाँ पर एक कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है अबराज ग्रुप, जिसके सरबराह हैं आरिफ नकवी साहब। ये आरिफ नकवी साहब वही शख्सियत हैं जो अमेरिका के अंदर फाइनेंशियल क्राइम्स के जुर्म में इस वक्त बरतानिया में ज़ेर हिरासत है और बरतानिया से अमेरिका ने इनकी हवालगी का मुतालबा किया हुआ है। अच्छा, ये जो शख्सियत हैं आरिफ नकवी साहब, ये पाकिस्तान के अंदर भी इनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रह चुके हैं, बल्कि ये जो कराची इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन है KEC, इसके अंदर भी ये कंपनी इन्हीं की कंपनी है जो उसको इस वक्त चला रही है अबराज ग्रुप। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पेट्रोलियम की 1-2 कंपनीज़ हैं वो भी अबराज ग्रुप ही चला रही है, बल्कि अबराज ग्रुप से वाबस्ता जो एक शख्सियत थे ताबिश गौहर साहब, वो प्राइम मिनिस्टर के मुआवने खुसूसी भी रह चुके हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर इस बात का इंकशाफ किया गया है कि अबराज ग्रुप की तरफ से पैसे आए तकरीबन 30 करोड़ रुपए जो पीटीआई के अकाउंट्स में आए, लेकिन इन पैसों का भी किसी जगह पर कोई
हिसाब नहीं है। ये पैसे आए और ये पैसे चले गए। ये पैसे आने की तो डिटेल मौजूद है, ये पैसे निकलवाने की भी डिटेल मौजूद है, लेकिन उसके बाद वो पैसे कहाँ गए, पार्टी ने उन पैसों को कहाँ पे इस्तेमाल किया, इसकी कोई किसी किस्म की डिटेल्स मौजूद नहीं है। तो इस बारे में ये शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जनाब ये पैसे बराह रास्त किसी अहम शख्सियत के ज़ेरे इस्तेमाल आए और उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अब अगर अबराज ग्रुप को ही हम देखें तो आरिफ नकवी साहब के ऊपर जो अमेरिका के अंदर मुकदमा चल रहा है वो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का है। वहाँ पर वो एक कंपनी चलाते थे जो लोगों से इन्वेस्टमेंट से लेती थी, यानी कि पैसे लेते थे और उनको किसी प्रॉफिटेबल बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते थे और उसके बाद उनको उसका प्रॉफिट देते थे। इल्ज़ाम उन पर यह है कि जनाब इन्होंने लोगों से पैसे तो लिए, लेकिन वो पैसे इन्होंने ज़ाती अकाउंट्स के अंदर मुंतकिल किए और उसके नतीजे के अंदर लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो ख़राब हो गई। अब ये जो इन्वेस्टमेंट्स वहाँ से आई, यकीनी तौर पर वो पैसे यहाँ पर पाकिस्तान में पहुँचे, जिसका सबूत मिल चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस रिपोर्ट के अंदर। और अब इसके नतीजे में जब ये रिपोर्ट अब पब्लिक की जाएगी मंडे को, तो यकीनी तौर पर खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए एक मरतबा फिर वही मुकाम पैदा हो जाएगा जहाँ पर आके उन्हें मीडिया के अंदर सफाइयाँ देनी पड़ेंगी और एक ऐसा बयानिया नए सिरे से तश्कील देना पड़ेगा जिसके अंदर वो खुद को पाकबाज और आसमान से उतरे हुए अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि ये तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, जिस तरीके से शहजाद अकबर साहब जो है शहबाज शरीफ साहब के बारे में नहीं कहते कि जनाब इनकी जो ये टीटियाँ लगी हुई हैं, इसकी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शन मौजूद है कि किसके अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं। और पीटीआई अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर ये तमाम डिटेल्स दे रही है कि अभी रिसेंटली जो उन्होंने चलान पेश किया था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, वहाँ पर जो डिटेल्स थी शहजाद अकबर साहब खुसूसी तौर पर ना सिर्फ लाहौर है बल्कि वो चलान भी लेके वहाँ पे गए और उसके बाद उन्होंने ट्विटर के ऊपर उसको चला दिया। अब मैं कोशिश करूँगा कि वो अगर मुझे मिलता है तो वो भी आपको मैं दिखाऊँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो वो जो डिटेल्स हैं तमाम की तमाम, वो अगर वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो वाला इल्ज़ाम है कि जनाब इनकी ट्रांजैक्शन है जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है और 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन है जो पाकिस्तान से टीटियाँ लगवा के बाहर भिजवाए गए, तो ये वही इल्ज़ाम है जो इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त ये इमरान खान साहब की जमात पीटीआई के ऊपर लग रहा है कि जनाब इन्होंने पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने पैसे यहाँ से भिजवाए, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पैसे यहाँ बाहर से मंगवाए और मंगवाने के बाद उसको दाएं बाएं कर दिया। उसके बारे में किसी किस्म की कोई रिपोर्ट, किसी किस्म का कोई ऑडिट, किसी किस्म का कोई शवाहद मौजूद नहीं है कि ये पैसे कहाँ पे खर्च किए गए। और ये जो पैसे मंगवाए गए, इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया गया है कि बड़ी तादाद के अंदर लोग ऐसे थे जो पाकिस्तानी नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे ममालिक के भी लोग थे जो जिनको पाकिस्तान अपना दुश्मन नंबर 1 कंसिडर करता है। उसके अंदर इसराइल भी शामिल है, उसके अंदर इंडिया भी शामिल है, इसके अंदर दीगर और ममालिक भी शामिल हैं। वहाँ से पैसे आए, उन अफराद ने पैसे दिए और उन्होंने अपने जो वहाँ पर जो डिटेल्स आ रही हैं वहाँ से ये बात साबित हो रही है कि जनाब ये पैसे यहाँ से आए और यहाँ पर पीटीआई के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र। तो लिहाजा ये जो रिपोर्ट फॉरेन फंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी ने तैयार की है, ये इनफैक्ट एक ऐसी लैंड माइन है, ऐसी एक बारूदी सुरंग है जो अब जिसके ऊपर अब खान साहब का पाँव आ चुका है। अब अगर वो पाँव हटाते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है और अगर वो उस पर खड़े रहते हैं तब भी उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब अगर वो डिलेइंग टैक्टिक्स इसके अंदर मज़ीद उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो परेशानी में इजाफा ही होगा, परेशानी में कभी नहीं आएगी। और पीर वाले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर होने वाला ये इजलास चूँकि इन कैमरा नहीं होगा, लिहाजा उसकी जो तमाम की तमाम रिपोर्टिंग है वो नेशनल मीडिया पर भी आएगी, प्रिंट मीडिया पर भी आएगी, डिजिटल मीडिया पर भी आएगी और उसके बाद सफाइयों का एक नए मरहले का आगाज़ होगा। और देखते ये हैं कि पीटीआई अब इस मरहले से कैसे निकलती है, क्योंकि इसके अगर फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पीटीआई के ख़िलाफ़ आ जाता है तो पीटीआई की बतौर जमात रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी और अरकान असम्बली आज़ाद हो जाएंगे। फिर वो जिस तरह मर्जी जाएँ आए, उनको कोई रोकने वाला नहीं होगा। और खान साहब की जो वज़ारत उज़्मा है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर ये देखना पड़ेगा वो कैसे सस्टेन करते हैं। और अल्टीमेटली ये मामला यकीनी तौर पर जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा तो पीटीआई कोशिश करेगी कि इस मामले को थोड़ा सा तूल दे, वो लेके जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर एक नई अदालती जंग शुरू हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पनामा के टाइम में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ शुरू हुई। और देखना यह है कि ये ऊँट अब किस करवट बैठेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।